दोस्तों, आज हम बात करेंगे इज़राइल के बारे में। इज़राइल जो कि बहुत छोटी सी मिडल ईस्ट की एक कंट्री है और ये एक ज्यूइश देश है। तो हम लोग आज देखेंगे कि ये जो आपका इज़राइल है, इसमें इतना अनरेस्ट क्यों चल रहा है, इन दिनों इतना वहाँ पे गृह युद्ध क्यों चल रहा है। आप सभी लोग न्यूज़ मीडिया में देखते होंगे, ऐसे पिक्चर्स और वीडियोस देखते होंगे कि इज़राइल से काफ़ी सारे रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। इज़राइल के अंदर बहुत सारी टूटी हुई बिल्डिंग्स की पिक्चर्स आप लोग देखते होंगे। तो एग्जैक्टली ये अनरेस्ट क्यों हुआ, ये गृह युद्ध वहाँ पे क्यों हुआ, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को समझने के लिए अपने लेक्चर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: फॉर्मेशन ऑफ इज़राइल, स्टेटस ऑफ जेरूसलम और करंट इशू। तो चलिए मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। हालांकि एक बात और बता दूँ, आपको इस चीज़ को समझने के लिए, इस अनरेस्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्टोरिक पास्ट में जाना पड़ेगा। तो चलिए फॉर्मेशन ऑफ इज़राइल के साथ हम लोग चालू करते हैं। देखिए, ज्यूस जो हैं, ज्यूइश लोग जो हैं, इनके धर्म ग्रंथ तोरा, जो कि इनका सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ है तोरा, उसमें ऐसा कहा गया कि अब्राहम नाम के एक व्यक्ति हुए जिनको ये लोग पहला ज्यू भी मानते हैं। सबसे पहला हिब्रू मैन, सबसे पहला ज्यूइश मानते हैं अब्राहम को। तो इनके धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा गया कि ये जो अब्राहम थे, ये ईश्वर से सीधी बात किया करते थे और ईश्वर ने एक दिन इनको कहा कि आप अपने लोगों को लेकर जाइए और एक देश में जाके बसिए। इस देश का नाम था कानन। आप लोग मैप में भी देख पा रहे होंगे कानन को। तो साहब, ईश्वर अब्राहम से कहते हैं कि आप अपने लोगों को लेकर जाइए और कानन में जाके बसिए। तो अब्राहम जो हैं, ये अपने लोगों को ले जाते हैं कानन में और वहाँ जाके बस जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब्राहम के 2 बेटे हुए, आइसैक और इश्माइल। जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे स्लाइड में, इश्माइल को मुस्लिम्स अपना मसीहा मानते हैं, वहीं आइसैक को जूइश लोग जो हैं ये अपना पितामह मानते हैं। और विश्व के अंदर, जैसा आप सभी लोग जानते हो, 3 अब्राहमिक धर्म होते हैं जिनको अब्राहमिक धर्म कहा जाता है। एक तो जूइश धर्म जो कि सबसे पुराना है इनमें से, फिर आता है मुस्लिम धर्म और फिर आता है क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी जो है ये ज्यूस से ही निकला हुआ एक अलग धर्म है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात करी अब्राहम की कि इन धर्मों, इन 3 धर्मों को क्यों अब्राहमिक धर्म कहा जाता है, क्योंकि तीनों के अंदर सेंट्रल फिगर अब्राहम ही थे। अब्राहम जिनको पहला ज्यू भी कहा जाता है, पहला ज्यूइश व्यक्ति भी कहा जाता है, जैसा कि तोरा में लिखा है। और भगवान ने इनको, ईश्वर ने इनको ये उपदेश दिया कि आप अपने लोगों को लेकर जाइए और कानन में बसिए। तो साहब, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, सोलोमन राजा तक हम लोग आते हैं। 1000 ईसा पूर्व की हम बात करते हैं, 1000 BCE की। तो देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाता गया, इनकी पॉपुलेशन, जूइश लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती गई कानन में। अब इन सभी पॉपुलेशन को इकट्ठा करने वाला था इनका राजा सोलोमन। राजा सोलोमन ने इस कानन देश का नाम बदलकर इसको नाम दिया यूनाइटेड किंगडम ऑफ इज़राइल और जूडा। राजा सोलोमन, जिन्होंने पहला जूइश मंदिर, जूइश टेम्पल भी बनवाया था जेरूसलम में। अब देखिए, हमने यहाँ पर बात करी पहले मंदिर की और जेरूसलम की। ये सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा सेकंड पॉइंट के अंदर, स्टेटस ऑफ जेरूसलम में। तो फिलहाल के लिए आप लोग इतना ध्यान रखिए कि राजा सोलोमन ने पहला टेम्पल बनवाया था ज्यूइश लोगों के लिए जेरूसलम में। राजा सोलोमन के मरने के बाद इनका जो एम्पायर था, इनकी जो रियासत थी, वो 2 भागों में बट गई। नॉर्दर्न पार्ट हो गया इज़राइल और सदर्न पार्ट हो गया जूडा। तो देखिए, जिस तरह से किसी भी रियासत के ऊपर कई सारे आक्रमणकारी हमला करते हैं, उसी तरह से इनकी रियासत के ऊपर भी कई सारी आक्रमणकारियों ने आके राज किया। जैसे कि मैं बात करूं पर्शियंस की, ग्रीक्स की, रोमन्स की, अरब्स की, इजिप्शियंस की और ऑटोमन्स की। बट जो सबसे नोटवर्दी पीरियड हमारे लिए यहाँ पर है समझने के लिए, इस इशू को समझने के लिए, वो है रोमन काल। जब रोमन्स यहाँ पर आए तो ज्यूस का कनेक्शन काटने के लिए, इस एरिया से ज्यूस का कनेक्शन काटने के लिए उन्होंने इस एरिया का नाम बदलकर पैलेस्टीन रख दिया, फिलिस्तीन इन्होंने इसका नाम रख दिया। किस एरिया का नाम? वही एरिया जिसको हम इनिशियली कानन के नाम से जानते थे 4000 साल पहले। 1000 BCE के अंदर राजा सोलोमन ने इसका नाम बदल के इज़राइल और जूडा रखा था। और जब रोमन्स यहाँ पर आए तो उन्होंने इज़राइल और जूडा, इन दोनों का ही नाम बदल के इस कॉमन लैंड को नाम दिया पैलेस्टीन का। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि इसको नाम दिया गया पैलेस्टीन का और ज्यूस के साथ बहुत वाइड स्प्रेड परसिक्यूशन यहाँ पे किया गया रोमन्स के कार्यकाल के दौरान।
बहुत उनके नरसंहार हुए, उनके साथ में बहुत ज़्यादतियाँ हुई। एज ए रिज़ल्ट ज्यूज़ अलग अलग एरिया में जाके बसने लग गए। कुछ यूरोप में गए, कुछ अफ्रीका के अंदर गए, कुछ नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका के अंदर जाके बस गए। पर देखिए जहाँ जहाँ पर भी ये लोग गए, इनके साथ में ज़ातियाँ ही हुई। मैं कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे दे देता हूँ। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल। जैसे कि मैं बात करूँ ग्रेनेडा मैसेकार की, जहाँ पे 4000 ज्यूज़ को ज़िंदा जला दिया गया। ये बात है स्पेन की। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ मावजा एग्ज़ाइल का, जो कि यमन में हुआ, जहाँ पे बहुत सारे ज्यूज़ को, वहाँ की जितनी भी ज्यूइश पॉपुलेशन थी, उनको यमन सरकार ने एक रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ दिया और मरने के लिए छोड़ दिया वहाँ पे। तो देखिए जहाँ जहाँ पर भी ये ज्यूज़ गए, इनके साथ में ज़ातियाँ होती रही। अब मैं बात करता हूँ यदि यूरोप की आप लोगों से, तो यूरोप के अंदर इनके साथ में इतनी ज़ातियाँ इसलिए होती थी क्योंकि यूरोप जो कि मुख्यतः एक क्रिश्चियन, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का बोलबाला है। क्रिश्चियंस ऐसा मानते थे कि जीसस के क्रूसिफिकेशन में ज्यूज़ का बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि क्रिश्चियनिटी जू धर्म में से ही निकला हुआ एक धर्म है, पर फिर भी ये ऐसा मानते थे कि जीसस के क्रूसिफिकेशन में ज्यूज़ का बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए इनके साथ हमेशा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था यूरोप के अंदर, और इसी भेदभावपूर्ण व्यवहार को एक मूवमेंट का नाम दिया गया यूरोपियों के द्वारा, जिसको कहा गया एंटी सेमिटिज्म। इस एंटी सेमिटिज्म के विरोध में एक ऑस्ट्रो हंगेरियन पत्रकार जिनका नाम था थियोडोर हर्जल, उन्होंने जायनिज्म मूवमेंट को स्टार्ट किया। जायनिज्म मूवमेंट जो है, इसका बेसिक गोल, इसका बेसिक लक्ष्य एक ही था कि ज्यूज़ को अपना खुद का एक होमलैंड दिया जाना चाहिए, उनको उनके पास अपना एक खुद का देश होना चाहिए। तो देखिए जब ये जायनिज़्म का मूवमेंट परवान के ऊपर था, बहुत सारे ज्यूज़ माइग्रेट हुए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका से। किस तरफ माइग्रेट हुए? वापस से पैलेस्टीन की तरफ माइग्रेट हुए। अभी तो हम इसका 1948 तक हम इस एरिया को पैलेस्टीन ही कहेंगे, और 1948 के बाद हम इसको इज़राइल और पैलेस्टीन कहेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? हमको ये फॉर्मेशन देखना है किस तरीके से इज़राइल का फॉर्मेशन हुआ, तो अभी तक इस जगह को हम पैलेस्टीन बोलेंगे। तो साहब हमको पहला माइग्रेशन देखने के लिए मिलता है ज्यूज़ का पैलेस्टीन की तरफ 1881 में। अब देखिए यदि मैं आपको एक एक डिटेल दूंगा इसकी, तो ये लेक्चर हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको पर्टिकुलरली उन डिटेल्स को देता हूं जो कि आपको ये चीज़ समझने के लिए कि फॉर्मेशन कैसे हुआ इज़राइल का, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा जंप कर लेता हूँ वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास। तो जब हम प्रथम विश्व युद्ध से जस्ट पहले की बात करते हैं, तो ये वाला जो मिडिल ईस्ट का एरिया था, ये मोस्टली ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ऑटोमन्स के अंडर में था, टर्क्स के अंडर में ये एम्पायर था। मिडिल ईस्ट ये हमेशा से एलाइड पावर्स के लिए एक कपकेक रहा। यदि मैं एलाइड पावर की बात करूं तो इसके अंदर ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है और रशिया आता है। हमेशा से ये कपकेक रहा, ये बहुत ही सॉफ्ट एरिया रहा एलाइड पावर्स के लिए। हमेशा से एलाइड पावर्स इनको कब्जा करना चाहती थी। क्यों कब्जा करना चाहती थी, इसका भी रीज़न है। इस एरिया के तेल के रिजर्व्स और इस एरिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, व्यापार के हिसाब से, ट्रेड रूट्स के हिसाब से इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो देखिए साहब, एलाइड पावर्स में से ब्रिटेन क्या करता है, एक तरफ एग्रीमेंट करता है अरब्स के साथ में, मुस्लिम्स के साथ में, कि साहब आप हमारी मदद करिए ऑटोमन्स को हराने में, और इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, हम आपको पैलेस्टीन का एरिया दे देंगे। दूसरी तरफ सेम एग्रीमेंट किया जाता है ज्यूज़ को अपीज़ करने के लिए, उनका तुष्टीकरण करने के लिए कि आप भी हमारी हेल्प करिए। ये सारे एग्रीमेंट कौन करता है? ब्रिटिश करते हैं। तो ब्रिटिश ज्यूज़ के साथ भी एक एग्रीमेंट करते हैं कि आप भी हमारी हेल्प करिए और हम आपको पैलेस्टीन का एरिया दे देंगे, जिसको हम बैलफोर डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए एक ही एरिया के लिए, एक ही पीस ऑफ लैंड के लिए दो अलग अलग एग्रीमेंट। और इससे भी चौंकाने वाली बात क्या थी, ब्रिटिश ने एक नया एग्रीमेंट किया, एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया फ्रांस के साथ में, और दोनों ने ये डिसाइड किया कि जब ऑटोमन एम्पायर हार जाएगा तो हम ये जो ऑटोमन की टेरिटरीज़ हैं इनको किस तरीके से डिवाइड करेंगे आपस में, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इसका विभाजन किस तरीके से होगा। तो देखिए जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और ऑटोमन एम्पायर हारता है, तभी सीरिया और लेबनान का एरिया दे दिया जाता है फ्रांस को। वहीं पे ट्रांस जॉर्डन और इज़राइल का, यानी कि अभी तक मैं इसको पैलेस्टीन ही कहूँगा, तो ट्रांस जॉर्डन और पैलेस्टीन का एरिया आ जाता है ब्रिटिश मैंडेट के अंदर। अब देखिए साहब आगे क्या होता है
कि जैसे ही ये एरिया इनके पास में आता है और ये अपनी वादा खिलाफ़ी करते हैं। वादा खिलाफ़ी किनके साथ में? अरब्स के साथ में भी और ज्यूज़ के साथ में भी। तो अरबी और ज्यूइश कम्युनिटी दोनों ही ब्रिटिश से नाराज़ हो जाती है। पर देखिए फिर भी ये ब्रिटिश जो है ये ज्यूज़ को काफ़ी अपीज़ करते हैं। अपीज़ करने का मतलब है तो इनका तुष्टिकरण करते हैं, इनको खुश रखते हैं। और इसका कारण क्या होता है कि ज्यूइश कम्युनिटी जो है ये बहुत ही समझदार और समृद्ध कम्युनिटी थी। तो देखिए बैल्फोर डिक्लेरेशन को लागू करने के लिए ब्रिटिश क्या करते हैं, ज्यूज़ को माइग्रेशन के लिए बोलते हैं, ज्यूज़ को इनवाइट करते हैं। कहाँ पर इनवाइट करते हैं? पैलेस्टीन के एरिया में इनवाइट करते हैं। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ अराउंड 1926 से लेकर 1930s तक की। तो देखिए यहाँ पर हमको 2 बार माइग्रेशन देखने के लिए मिला अभी तक ज्यूज़ का पैलेस्टीन में। सबसे पहला माइग्रेशन 1881 में, जबकि ज़ायनिज़्म अपने परवान पर था, थियोडोर हर्जल का। दूसरी तरफ जो हमको माइग्रेशन देखने के लिए मिला, दूसरी बार जो हमें देखने के लिए मिला, वो 1926 से 1930s तक, जब ब्रिटिशर्स ने खुद ने ज्यूज़ को इनवाइट किया। अब देखिए जैसे जैसे ज्यूइश पॉपुलेशन बढ़ती गई पैलेस्टीन के एरिया में, तो यहाँ पे रहने वाले जो पैलेस्टीनियंस थे इनके राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे। इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में सिविल वॉर्स होने लगे और ब्रिटिश जो है इस सिचुएशन को संभालने में नाकाम रहा। अब देखिए सबसे मेजर घटना जो आती है वो आती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है कि जर्मनी के अंदर जब हिटलर का राज आता है, वहाँ पर हिटलर 60 लाख ज्यूज़ को जिंदा जला देते हैं गैस चैम्बर में डालकर। इससे जितने भी ज्यूज़ थे वो सभी माइग्रेट होने लगते हैं अदर यूरोपीय देशों के अंदर और बहुत सारे ज्यूज़ आ जाते हैं पैलेस्टीन में। देखिए पैलेस्टीन आके बसने के इनका कारण क्या था कि ये वही देश है जो कि इनके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि ईश्वर ने कहा था यहाँ पे इन लोगों को बसने के लिए कि भाई यू विल मेक अ ग्रेट लैंड हेयर। इसलिए इनका ज़्यादा रुझान रहता है पैलेस्टीन में आने के लिए। तो देखिए ये तीसरा बड़ा माइग्रेशन हमको मिलता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ज्यूज़ का पैलेस्टीन की तरफ। पहला 1881 में, दूसरा बैल्फोर डिक्लेरेशन को लागू करवाने के लिए और तीसरा ज्यूइश होलोकॉस्ट के चक्कर में। अब देखिए जैसे जैसे ये लोग यहाँ पे आते गए, गृह युद्ध बढ़ता गया, अरब्स और ज्यूज़ के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ते गए, ब्रिटिशर्स इस लड़ाई झगड़े से तंग आ गए और उन्होंने कहा कि अब ये सिचुएशन हैंडल करना हमारे बस की बात नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने इस सिचुएशन से अपने हाथ वापस खींच लिए और ये समस्या न्यूली क्रिएटेड यूनाइटेड नेशंस के सामने रख दी कि भाई आप एक विश्व ऑर्गेनाइजेशन है, यू आर अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, बेटर यू डील विद दिस सिचुएशन, आप लोग डील करिए सिचुएशन के साथ में। और फाइनली ब्रिटिशर्स 14 मई 1948 को इस एरिया से चले जाते हैं, पैलेस्टीन के एरिया से चले जाते हैं। अब देखिए जब ये समस्या यूनाइटेड नेशंस के सामने आती है तो उनको दोनों को खुश रखना होता है, यानी कि मुस्लिम्स पैलेस्टीनियंस को भी खुश रखना होता है और ज्यूज़ को भी खुश रखना होता है। तो अपनी जनरल असेंबली के अंदर यूनाइटेड नेशंस एक पार्टीशन प्लान प्रपोज करता है और इस पार्टीशन प्लान के तहत 55% एरिया, 55% एरिया वो देते हैं ज्यूज़ को और 45% एरिया देते हैं वो पैलेस्टीनियंस को। अब देखिए पैलेस्टीनियंस जो कि शुरू से ये मानते थे कि ये देश तो पूरा हमारा है, वहीं ज्यूज़ ये मानते थे कि साहब ये देश हमारा है क्योंकि हमारे जो पितामह थे यानी कि अब्राहम, उनको भगवान ने ऐसा कहा था कि भाई ज्यूइश लोगों का ही देश है ये। तो दोनों ही इसको अपना देश मानते थे और यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान से दोनों ही नाखुश थे। बट ज्यूज़ ने फिर भी अपने आप को सेटल कर लिया क्योंकि ज्यूज़ जो थे वो एक बहुत ही समृद्ध और समझदार कम्युनिटी थी। अब देखिए यदि मैं आपसे जोग्राफिकली बात करता हूँ तो इस मैप में भी आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो लैंड है जिसका डिवीज़न हुआ है पैलेस्टीन का, इसके आसपास में जो भी कंट्रीज़ हैं, जैसे मैं लेबनान की बात करूँ नॉर्थ में, मैं ईस्ट के अंदर बात करूँ सीरिया की, जॉर्डन की, या फिर मैं साउथ वेस्ट के अंदर बात करूँ इजिप्ट की, तो ये सभी मुस्लिम बहुल देश हैं। ये सभी मुस्लिम बहुल देश जो है ये यूनाइटेड नेशंस के पार्टीशन प्लान से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और इसी नाराज़गी को जाहिर करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो एक नया देश था इज़राइल, अब हम इसको इज़राइल बोलेंगे 1948 से, तो जो नया देश बना इज़राइल, इसके ऊपर इन चारों देशों ने चौतरफा हमला बोल दिया। अब देखिए ज्यूइश लोगों ने इस हमले को जीत लिया। ये जो हमला इन्होंने किया इसको रिटेलिएट किया इज़राइल ने और इज़राइल ये फर्स्ट अरब इज़राइली वॉर को जीत गया। और बदले में क्या हुआ
ये एरिया जीतने के बाद जूविश लोगों ने यानी कि इजराइलीज़ ने उन एरियाज़ पर भी कब्ज़ा कर लिया जो एरियाज़ यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के अंतर्गत पैलेस्टीनियंस को दिए गए थे। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उस मैप को भी दिखाऊंगा कि किस तरह से नक्शा बदलता है। और देखिए, फर्स्ट अरब इजराइल वॉर के अंदर जो सबसे बड़ी घटना हुई वो ये हुई कि वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक ले लिया जॉर्डन ने और गाज़ा स्ट्रिप आ गया इजिप्ट के पास। अब जब भी आप लोग ये इजराइल और पैलेस्टीन की न्यूज़ देखते हैं, ये एरियाज़ आप लोग काफ़ी सुनते होंगे, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप। तो देखिए, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि वेस्ट बैंक क्या है, वहाँ पर क्या इशू है, गाज़ा स्ट्रिप क्या है और गाज़ा स्ट्रिप का इशू क्या है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये मैप दिखाता हूँ। देखिए, ये 1947 का मैप था। जो फर्स्ट मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ मैप के अंदर 1947 की थी। इसके अंदर ये जो ग्रीन पोर्शन है ये पैलेस्टीनियन लैंड था, यहाँ पे पैलेस्टीनियन सेटलर्स थे। और जो छोटा थोड़े थोड़े से आपको वाइट पोर्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर जूइश लोग रहा करते थे। वहीं जब मैं पार्टीशन प्लान की बात करूं तो आपको पता है 55% एरिया दे दिया गया किनको, इजराइलीज़ को, जूइश लोगों को। और ये देखिए किस तरीके से ये ग्रीन पोर्शन वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग थर्ड पिक्चर के अंदर देखिए, आफ्टर द फर्स्ट अरब इजराइल वॉर किस तरह से इजराइल उन एरियाज़ पर भी कब्जा कर लेती है जो कि पैलेस्टीनियंस को पार्टीशन प्लान में मिले थे। और प्रेजेंट की सिचुएशन तो आप लोग जानते ही हैं। हालांकि ठीक है, मैं आपको ये दोबारा आपके लिए मैप खोल दूंगा ये वाला। एनीवेज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, मैं जंप करता हूँ 1967 तक। मैं बीच की घटनाएं आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं और हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो फर्स्ट अरब इजराइल वॉर के बाद मैं सीधा आता हूँ 1967 के सेकेंड अरब इजराइल वॉर में। अब देखिए, इन सालों में यानी कि 48 से लेके मैं 67 तक की बात करूं तो इन 20 सालों में इजराइल ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया था। टेक्नोलॉजिकली भी डेवलप किया और मिलिट्री से भी इन्होंने काफ़ी डेवलप किया इजराइल ने। तो देखिए, जब सेकेंड अरब इजराइल वॉर हुआ उस दौरान वापस से इजराइलीज़ ने जीत हासिल करी और इस जीत हासिल करने के साथ साथ वेस्ट बैंक का एरिया और गाज़ा का एरिया ये दोनों ही कब्ज़े में ले लिया। किस किस से कब्ज़े में ले लिया? इजिप्ट और जॉर्डन से। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए, जब आपने पार्टीशन प्लान हुआ उसके बाद में फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुई, तब भी इजराइलीज़ ने काफ़ी सारा एरिया कैप्चर कर लिया था। बट उनके हाथ से दो एरियाज़ निकल गए थे। कौन कौन से? वेस्ट बैंक और गाज़ा का एरिया। और सेकेंड अरब इजराइल वॉर के अंदर इजराइलीज़ ने इन दोनों ही पोर्शंस को वापस से अपने कब्ज़े में ले लिया। ना केवल वेस्ट बैंक और गाज़ा, बट इजिप्ट का एक बहुत बड़ा एरिया सिनाई पेनिनसुला ये भी कैप्चर कर लिया इजराइल ने। अब देखिए, इस दौरान इजराइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, बट अभी भी वहाँ पे पैलेस्टीनियन सेटलर्स मौजूद थे। तो ये जो पैलेस्टीनियन सेटलर्स थे, इनके मन में एक द्वेष भावना उठने लगी। ये चाहते थे कि ये देश इनको वापस से मिल जाए, इसीलिए वहाँ पर पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO की स्थापना की गई, जो कि अपने आप में एक मिलिट्री आउटफिट था। ये किस में विश्वास रखते थे? लड़ाई करके, सुसाइड बॉम्बिंग्स करके अपने एरिया को वापस लेने में, शांति वार्ता से नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक मिलिट्री आउटफिट था जो कि यूनाइटेड नेशंस इनको और अदर कंट्रीज़ थी वो भी इनको मिलिट्री आउटफिट ही माना करती थी। तो चलिए, सेकेंड अरब इजराइल वॉर की बात आप लोगों ने देख ही ली। अब देखिए, जब वेस्ट बैंक का एरिया वापस से आ गया इजराइल के पास में, तो इजराइल के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये खड़ी हो गई कि इस वेस्ट बैंक के एरिया का क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारे पैलेस्टीनियन सेटलर्स इस एरिया में रहते थे। अब इजराइल के पास में 3 ऑप्शंस थे। या तो वेस्ट बैंक को इजराइल का पार्ट बना ले, या फिर इस एरिया को यानी कि वेस्ट बैंक के एरिया को वापस जॉर्डन को दे दिया जाए, या फिर इसको एक फिलिस्तीनी पैलेस्टीनियन स्टेट बना दिया जाए। अब देखिए, इनके ड्रॉबैक्स क्या थे। यदि वेस्ट बैंक को इजराइल अपना हिस्सा बना लेता तो जितने भी पैलेस्टीनियन सेटलर्स थे उनको इजरायली सिटीजनशिप देनी पड़ती और साथ में वोटिंग का अधिकार भी देना पड़ता। बात समझ रहे हैं?
तो जब कोई समस्या आती है या तो आप उसको फेस करिए, या फिर लोग क्या करते हैं कि उस समस्या को लिंगर ऑन होने देते हैं, और इजरायली सरकार ने भी यही गलती करी। इस प्रॉब्लम के ऊपर उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, और एज अ रिज़ल्ट जो स्थिति है हमारे सामने है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। अब देखिए मैं जंप करता हूँ थर्ड अरब इसराइल वॉर की तरफ, 1973 की तरफ। देखिए 1967 से लेकर 1973 तक क्या हुआ, बहुत सारे युद्ध हुए। किन के बीच में युद्ध हुए? आसपास के देश और इसराइल के बीच में भी, और साथ में जो न्यूली फॉर्म्ड मिलिट्री आउटफिट था पीएलओ, उसके और इजरायली सरकार के बीच में भी। तो साहब क्या हुआ, थर्ड अरब इसराइल वॉर के अंदर इजिप्ट और इसराइल इन दोनों के बीच में एक पीस ट्रीटी हुई, एक शांति समझौता हुआ जिसको आप लोग कह सकते हैं, और इस शांति समझौते को नाम दिया जाता है कैंप डेविड अकॉर्ड का। इस शांति समझौते के तहत इजिप्ट ने इसराइल को देश के रूप में मान्यता दी, और साथ में इसराइल ने इजिप्ट से कब्जे किया गया सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस दे दिया। बात समझ पा रहे हैं? जो कि 1967 के वॉर में कब्जा किया था उसको इजिप्ट को इन्होंने वापस दे दिया। पीस एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में। अब देखिए इजिप्ट जो है ये पहला ऐसा मुस्लिम देश बन गया था जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था एज अ कंट्री। बात समझ पा रहे हैं? अब इसराइल से इजिप्ट से बाकी जो मुस्लिम देश थे वो भी थोड़ा नाराज़ थे, और इजिप्ट के अंदर के जो राइट विंग मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने तो हद कर दी। उन्होंने इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या भी कर दी, और जो पड़ोसी मुस्लिम देश थे उन्होंने क्या किया, 1979 के अंदर अरब लीग से इजिप्ट को बाहर निकाल दिया। चलिए तो देखिए अब ये 1973 के बाद में जितनी भी बात करूँगा वहाँ पे मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा अरब इज़राइल वॉर। वहाँ मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहूँगा, इसराइल एंड पैलेस्टीनियंस के बीच की वॉर, क्योंकि 79 के बाद में ये इसराइल पैलेस्टीन हो गया, ना कि अरब पैलेस्टीन। बात समझ रहे हैं? तो देखिए ये जो थर्ड आपका अरब इसराइल वॉर था, इसके बाद की जो सबसे बड़ी घटना है जो कि हमको ध्यान में रखनी है वो है आपकी फर्स्ट इंतफिदा। इंतफिदा क्या होता है? एक तरीके का मूवमेंट, एक तरीके का वायलेंट मूवमेंट। और ये वायलेंट मूवमेंट कहाँ पर हुआ साहब? इसराइल के अंदर हुआ। जो फ़िलिस्तीनी वहाँ पे रहते थे, जो पैलेस्टीनियंस वहाँ पे रहते थे, उन्होंने बहुत ही वाइड स्प्रेड डेमोन्स्ट्रेशन किए, बमबारी करी और खूब लड़ाई झगड़ा वहाँ पे किया। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इंतफिदा। और ये इंतफिदा, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये राग द्वेष जाके कहाँ ख़त्म हुआ? 1993 के ओस्लो अकॉर्ड से, 1993 के ओस्लो अकॉर्ड से। तो देखिए हम ओस्लो अकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1993 में इज़राइल के प्रधानमंत्री और यासिर अराफात को आप लोग देख पा रहे होंगे पिक्चर के अंदर। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जहाँ पे पैलेस्टीनियंस का मसीहा यानी कि पैलेस्टीनियंस का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया गया पीएलओ को। पीएलओ जो कि अभी तक एक मिलिट्री आउटफिट था, उसको मान लिया गया कि साहब यही पैलेस्टीनियंस के मसीहा हैं, यही उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? और साथ में पीएलओ जो थी उन्होंने ये बोला कि अब हम अपने रुख को नरम कर लेंगे, क्योंकि जितना एरिया हमको मिला है हम उस एरिया से खुश हैं, वहाँ हम अपनी डेमोक्रेटिक सरकार बनाएंगे और वहीं से हम अपनी सरकार को चलाएंगे। पर देखिए इसके बाद भी एक जो फांस थी वो हमेशा दोनों के बीच में चुभती रही, और वो थी वेस्ट बैंक की, क्योंकि वेस्ट बैंक में सबसे ज़्यादा पैलेस्टीनियन सेटलर्स थे। और आप सभी को पता है 1967 के वॉर के बाद जब इसराइल ने वेस्ट बैंक के एरिया पे कब्ज़ा किया तो उनके सामने ये 3 ऑप्शंस आए थे, जो 3 ऑप्शंस की बात हम लोगों ने करी भी थी। अब इस तीनों पे ही इजरायली सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, बट फाइनली ओस्लो अकॉर्ड के बाद इनके बीच में ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना वेस्ट बैंक को हम 3 भागों में बांट दें। एरिया ए जो कि 18% एरिया है और उसको कंट्रोल करेगा पीएलओ यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एरिया बी जो कि 22% एरिया है उसको कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि वो उस एरिया को एडमिनिस्टर करेगा पीएलओ, बट वहाँ पे इसराइल की जो फोर्सेस हैं वो मौजूद रहेंगी। बात समझ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन होगा पीएलओ का, बट विद द प्रेजेंस ऑफ इजरायली फोर्सेस।
और पार्ट सी जो था दैट वाज टोटली अंडर द इजरायली ऑक्यूपेशन। तो देखिए, यदि एक ही एरिया को हम इस 3 भागों के अंदर बांट देंगे तो क्या उस एरिया में कभी शांति रह पाएगी? आप लोग एक बार मैप से देखिए और इसको सोच कर देखिए कि किस तरह से ये एरिया इतना फ्रेगमेंटेड है। कहीं पर डार्क रेड है, कहीं पे आप लोग लाइट कलर देख रहे होंगे, कहीं पे आप लोग ब्राउन कलर देख रहे होंगे। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन हो गई 1993 के ऑस्लो अकॉर्ड के बाद में। और 1993 आते आते पीएलओ जो था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली जिसको इन्होंने नाम दिया फतेह का। और इस फतेह ने चुनाव भी लड़ा, चुनाव जीता भी और पैलेस्टीनियन सरकार भी बनाई। अब देखिए, ये जो दौर आता है ये आता है हमास का दौर। हमास, जो कि अभी आप लोग करंट अफेयर्स में रिसेंटली सुन रहे होंगे, हमास के बारे में काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी। ये हमास का जो जन्म हुआ, ये राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो थे, अरब एक्सट्रीमिस्ट थे, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। और इनका मेन कहना क्या था कि साहब पीएलओ, तुमको हमने क्यों बनाया था कि तुम पैलेस्टीनियंस के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सको, और तुमने क्या किया? तुमने तो इजरायलीज़ के साथ में शांति वार्ता कर ली। बात समझ पा रहे हैं? तो ये हमास जो थी ये एक दूसरी नई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनी। किसकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनी? उन्हीं फ़िलिस्तीनियों की जो कि पीएलओ से नाराज़ थे। और इनका जो कार्य क्षेत्र था, जिस एरिया से ये ऑपरेट किया करते थे, वो था गाज़ा का एरिया। अब देखिए, आप लोगों ने 2 एरियाज़ के बारे में सुना होगा, वेस्ट बैंक और गाज़ा। वेस्ट बैंक की हिस्ट्री मैंने आपको बता ही दी कि कैसे 48 के वॉर के अंदर, जब फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुआ था, किस तरह से वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास चला गया था और गाज़ा स्ट्रिप इजिप्ट के पास चला गया था। और फिर 1967 के वॉर के बाद कैसे इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाज़ा दोनों को ही अपने कब्ज़े में ले लिया, और वेस्ट बैंक का डिवीज़न किस तरीके से हुआ ऑस्लो अकॉर्ड के बाद में। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। पीएलओ क्या है? उनकी पार्टी का नाम फतेह है। हमास, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और गाज़ा से ऑपरेट करती है। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल की सरकार। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, बैटल ऑफ गाज़ा तक आ जाते हैं। तो देखिए, अब जो युद्ध होने लगा वो इजराइल और हमास के बीच में होने लगा, और साथ साथ हमास और पीएलओ की जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी थी फतेह, ये भी आपस में लड़ने लगे। फलस्वरूप क्या हुआ? 2007 के अंदर एक भीषण युद्ध हुआ दोनों के बीच में। किन के बीच में? पीएलओ और हमास के बीच में। और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि वेस्ट बैंक का जो 18% एरिया है, उस एरिया में फतेह यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिमट कर रह गई, और वेस्ट और आपका जो गाज़ा स्ट्रिप का पूरा एरिया था वो हमास ने कैप्चर कर लिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। हालांकि लेक्चर के अंत में मैं एक बार आपको ग्लिम्स भी दे दूंगा हर एक चीज़ की। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि इजराइल का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, और 1993 के ऑस्लो अकॉर्ड के बाद में क्या हाल हुआ वेस्ट बैंक का। तो देखिए, अब हमारा सेकंड टॉपिक यहाँ से चालू होता है स्टेटस ऑफ जेरूसलम से। जेरूसलम जो कि एक होली सिटी है, ये बेसिकली तीनों अब्राहमिक धर्म जो हैं इसके ऊपर अपना क्लेम करते हैं। क्यों अब्राहमिक धर्म इसके ऊपर अपना क्लेम करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्लाइड में, ये 35 एकड़ का एक कंपाउंड है जेरूसलम शहर के अंदर, जिसको लेके मेन विवाद है सब में। देखिए, तो हम इसको हिस्टोरिकली जानते हैं यहाँ पर हुआ क्या। आप सभी लोगों को पता है, राजा सोलोमन ने जो सबसे पहला मंदिर बनवाया, किनका मंदिर बनवाया साहब? ज्यूज़ के लिए मंदिर बनवाया, वो जेरूसलम में था और इसी एरिया में था। हालांकि धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा, इस पहले मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया था बेबीलोनियंस ने। उसी तरीके से धीरे धीरे सेकंड टेम्पल भी बनवाया गया और सेकंड टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उस सेकंड जूविश टेम्पल की एक दीवार, उस सेकंड जूविश टेम्पल की एक दीवार जेरूसलम में आज भी बची हुई है, जिसको वेस्टर्न वेलिंग वॉल के नाम से जानते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस दीवार को वेस्टर्न वेलिंग वॉल के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर आज भी ज्यूज़ आते हैं, रोते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। वेलिंग वॉल है, ठीक है ना, रोते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। दूसरी तरफ यदि मैं बात करता हूँ मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स ऐसा मानते हैं कि साहब जब प्रॉफिट मोहम्मद
मक्का से हवाई घोड़े पर सवार होकर जेरूसलम शहर में उतरे तो जिस जगह पर उन्होंने पहला कदम रखा वहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है, और जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद ने जन्नत का रास्ता तय किया उसको कहते हैं डोम ऑफ रॉक्स। बात समझ रहे हैं? तो अभी तक हमने दो मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा। एक था वेस्टर्न वॉल, वेस्टर्न वेलिंग वॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यूज़ के लिए। दूसरी तरफ मुस्लिम्स की मैं बात करूं तो डोम ऑफ रॉक्स और अल अक्सा मस्जिद, ये इंपॉर्टेंट है मुस्लिम्स के लिए। अब तीसरी बात हम कहते हैं एक चर्च की, वो चर्च जहाँ पर कि जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ और जीसस का रीबर्थ भी हुआ। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये एक 35 एकड़ के कंपाउंड में स्थित है। ये तीनों ही चीज़ें 35 एकड़ के कंपाउंड में स्थित है, जिसको ज्यूइश तो कहते हैं टेम्पल माउंट, और मुस्लिम्स इस जगह को नाम देते हैं हराम अल शरीफ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ज्यूस इस एरिया को कहते हैं टेम्पल माउंट और मुस्लिम्स इस एरिया को कहते हैं हराम अल शरीफ। और ये जो 35 एकड़ का कंपाउंड है ये कहाँ पर है? जेरूसलम शहर में। जेरूसलम शहर कहाँ पर है? वेस्ट बैंक के पास में। वेस्ट बैंक जो कि 1967 के अंदर इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए साहब क्या हुआ, जब 1967 के अंदर इजराइल ने वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में लिया, जेरूसलम को अपने कब्जे में लिया, तब उन्होंने बड़ी चतुराई दिखाई। उन्होंने टेम्पल माउंट या हराम अल शरीफ के एरिया में कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बदला, क्योंकि यदि मैं मुस्लिम काल की बात करूं तो लास्ट में जो हराम अल शरीफ का एडमिनिस्ट्रेशन था वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास में हुआ करता था। तो ज्यूज़ ने कभी भी इसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बदला। ठीक है, अब देखते हैं साहब, ये बात हो गई हमारी जेरूसलम सिटी की। अब हम आते हैं अपने करंट इशू के ऊपर। ये मैं थोड़ी सी आपको ग्लिम्स दे देता हूँ इसकी, जो चीज़ें मैंने समझाई है। 35 एकड़ का कंपाउंड, टेम्पल माउंट, हराम अल शरीफ, वक्फ बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इजराइल डिड नॉट चेंज द एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है। ठीक है ना आपके लिए, तो आप चाहें इसको रेफ़र भी कर सकते हैं मेरे लेक्चर के साथ में। चलिए अब हम बात करते हैं करंट इशू की। तो साहब करंट में इतना विवाद क्यों हुआ ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए 1876 में क्या हुआ था, कुछ पैलेस्टीनियन लैंड ओनर्स यानी कि मुस्लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ। 1876 में कुछ पैलेस्टीनियन ओनर्स ने जेरूसलम के ईस्टर्न साइड में कुछ ज़मीन जूविश ट्रस्ट्स को बेच दी थी। 1881 में आप लोगों ने देखा था मेजर माइग्रेशन हुआ था ज्यूज़ का, ज़ायनिज़्म के, जब ज़ायनिज़्म बिल्कुल अपने पीक पर था। तो 1876 में पैलेस्टीनियन ओनर्स ने ईस्टर्न जेरूसलम की कुछ ज़मीन जूविश ट्रस्ट को बेच दी थी। 1948 में जब पहला अरब इजरायली वॉर हुआ, इसके दौरान जॉर्डन ने वेस्ट बैंक के एरिया पर कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक में अब क्यों कह रहा हूँ, जेरूसलम से वेस्ट बैंक में क्यों आया, क्योंकि जेरूसलम जो है वो वेस्ट बैंक के एरिया में ही स्थित है। तो साहब 1948 के अंदर जब पहला अरब इजराइल वॉर हुआ, उस दौरान जॉर्डन ने वेस्ट बैंक के एरिया पर कब्जा किया, तो कई पैलेस्टीनियन सेटलर्स को भी वहाँ पर बसा दिया। और फिर देखिए 1967 में दोबारा से ये एरिया इजराइल के पास चला गया, और वहाँ के जितने भी सेटलर्स थे ना, जो पैलेस्टीनियन सेटलर्स जो कि जॉर्डन ने बसाए थे, उन सबको वहाँ से खदेड़ा जाने लगा। अब जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, ये जो मेन विवाद चालू हुआ ये एक सेटलमेंट को, एक पैलेस्टीनियन सेटलमेंट को लेके हुआ, जो कि शेख जर्रा में था। शेख जर्रा बहुत छोटी सी जगह है ईस्टर्न जेरूसलम के अंदर, पर ये बड़ी ही स्ट्रैटेजिक जगह है। मैंने अपनी स्लाइड्स के अंदर इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताया भी है, क्यों ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है शेख जर्रा, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो साहब यहाँ पर क्या हुआ, शेख जरा के अंदर जो पैलेस्टीनियंस रहते थे उनको इजरायली कोर्ट ने एक नोटिस दिया कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। ये बात कब की है, ये 2000 के आसपास की बात है। तभी से ये केस कोर्ट के अंदर था, और निचली अदालत का फैसला आया, इजराइल की जो लोअर कोर्ट थी उनका ये फैसला आया कि साहब ये पैलेस्टीनियन सेटलर्स को इस लैंड को खाली करना पड़ेगा। और कोर्ट ने 1970 के एक इजरायली लॉ का यहाँ पर हवाला भी दिया। ये देखिए मैंने आपको इसके अंदर रेड से मार्क करके दिखा रखा है 1970 का जो इजरायली लॉ था। तो देखिए इस इजरायली लॉ का हवाला देते हुए कोर्ट ने क्या कहा
कि ज्यूज उस ज़मीन को भी क्लेम कर सकते हैं जो उन्होंने 1948 से पहले खो दी थी। 1948 के अंदर आप सभी को पता है कि इज़राइल का फॉर्मेशन हुआ, तो ये कानून बनाया गया इज़राइल के अंदर कि साहब इज़राइली लॉ ये कहता है कि 1948 से पहले जो भी ज़मीनें ज्यूज़ ने खो दी थी वो उनको वापस से क्लेम कर सकता है। ये सेम चीज़ हो गई यदि मैं बात करूं आपसे इंडिया का एग्जाम्पल लूं कश्मीरी पंडित्स वाली, तो जिस तरह से कश्मीरी पंडित्स को वहां से भगाया गया, कश्मीर से भगाया गया, क्या कश्मीरी पंडित आज यदि कश्मीर में वापस जाते हैं तो क्या उनको अपनी हवेलियां, अपने ठिकाने, अपने घर, अपने बागान मिलेंगे? कभी भी नहीं मिलेंगे। बात समझ पा रहे हैं? बट ऐसा हुआ, इज़राइल की कोर्ट ने ऐसा जजमेंट वहाँ पर दिया जिससे शेख ज़रा में रहने वाले जितने जो पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ थी, ये 13-14 पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ हैं। और बेसिकली ये जो मई 2021 में आपका विवाद हुआ ना, ये एक प्रॉपर्टी विवाद है, ठीक है ना, ये हक की लड़ाई नहीं, ये एक बेसिकली एक प्रॉपर्टी विवाद है। तो देखिए क्या हुआ, ये निचली अदालत ने तो फैसला दे दिया था, बट जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका फैसला आना था तो ये 10 मई 2021 को इसका फैसला आना था इज़राइल की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बट 10 मई 2021 को इज़राइली सेलिब्रेट करते हैं जेरूसलम डे के नाम से। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 मई 10th ऑफ मई 1967 को ही जेरूसलम पे कब्ज़ा किया था इज़राइल ने, वेस्ट बैंक को अपने अंडर में ले लिया था। सेकेंड अरब इज़राइल वॉर, ध्यान करिए, बात समझ रहे हैं? तो साहब क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी विवाद है, इसी दौरान, ये जो 10 मई के आसपास की बात है, इसी दौरान रमज़ान भी चल रहे होते हैं और काफ़ी सारे पैलेस्टीनियंस आपकी अल अक्सा मस्जिद वाले कंपाउंड में, जिसको हम हराम अल शरीफ भी बोलते हैं, वहाँ पर प्रे कर रहे होते हैं। उसी दौरान क्या होता है, इज़राइली पुलिस को ये आशंका होती है कि मस्जिद के अंदर हैं पैलेस्टीनियन और मस्जिद के बाहर इज़राइली लोग एक अपना मार्च निकालेंगे, क्योंकि 10th ऑफ मई जो है वो जेरूसलम डे के नाम से मनाया जाता है। तो इन दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर क्लैशिंग के चांसेस हैं। तो इज़राइल पुलिस ने क्या बेवकूफ़ी करी, वो हराम अल शरीफ के अंदर एंटर किया उन लोगों ने, और क्योंकि हराम अल शरीफ में पैलेस्टीनियंस ऑलरेडी इबादत कर रहे थे, इससे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और वहाँ पर पत्थरबाजी चालू हो गई। जब ये बात धीरे धीरे फैली, हमास ने क्या किया, हमास जो कि गाज़ा स्ट्रिप के अंदर स्थित है और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंटिन्यूसली इज़राइली सरकार के साथ में युद्ध करता रहता है, बार बार वहाँ पे फायरिंग करता रहता है, सुसाइड बॉम्बिंग्स करता रहता है, वो बहुत नाराज़ हुआ इस घटना से और एज ए रिज़ल्ट आप सभी लोगों को पता है दोनों तरफ से रॉकेट्स फायर होने लग गए। बात समझ पा रहे हैं? तो ये था आपका करंट इशू, जो कि करंट विवाद था दो देशों के बीच में। मैं दो देश इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैलेस्टीन एक अलग देश है और इज़राइल एक अलग देश है, बट जोग्राफिकली दोनों मिक्स एंड मैच होके चलते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। हालांकि यदि मैं आज प्रेजेंट डे तक की बात करूँ, जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक हमास और इज़राइल के बीच में शांति वार्ता हो चुकी है। फ़िलहाल ये युद्ध ख़त्म हो चुका है, बट मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये युद्ध क्यों हुआ, किस तरीके से एक छोटे से लैंड को लेके शेख ज़रा में एक छोटे से लैंड को लेके विवाद हुआ और इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या था। तो दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।